और पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य भर की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। राकेश सिन्हा ने कहा है कि इस बयान से राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से कई सवाल उठते हैं। इनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। फोड़ने में महारत हासिल है देश के गृह मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को। नाकामी ये है, नाकाबिल ये है और ठिकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ा जाता है। हमें यह लगता है कि देश के गृह मंत्री को यह समझना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मा आपका है। ठीक है, राज्य सरकार की जमीन उपलब्ध करवाने का है, लेकिन केंद्र सरकार के पास भी ये अधिकार होता है कि बॉर्डर का सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से वो जमीन ले सकती है। तो देश के गृह मंत्री गरीबों का रोजगार छीन सकते हैं, पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जमीन नहीं मिल सकता उनको। तो इसका यह मतलब है कि पूरी तरह गृह मंत्री फेल्योर हैं। आप इस्तीफा दीजिए, देखिए बॉर्डर भी सुरक्षित होगा और जमीन भी उपलब्ध होगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब चुनाव आता है तो दुशासन, दुर्योधन, शकुनी ये सब बंगाल पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग सिर्फ बंगाल नहीं, ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग हर चुनाव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। महिलाओं को गाली देना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, अबे ओए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये तमाम शब्द ये लोगों का उच्चारण होता है जहां जहां जिस जिन राज्यों में चुनाव होते हैं। कैसे धर्म को हम आड़े ले आए, कैसे मंदिर और मस्जिद को हम ले आए। और रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने बताया कि मनरेगा योजना के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है, जो साल में 2 बार पंचायतों में जाकर योजनाओं की जानकारी लेगा। 20 वर्ष पुराने मनरेगा का विकसित और बड़ा मॉडल है। इस अधिनियम से अब जरा बताइए कि लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं। अगर यदि हम मनरेगा में 100 दिन का रोजगार हम मजदूरों को देने का काम करते थे, अगर मोदी जी ने इस अधिनियम में 100 से घटा करके 90 कर देते, इनका विरोध समझ में आता। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो गरीबी में जिया, गरीबी में पढ़ाया, गरीबी में बढ़ा है। उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। अब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन लोगों को रोजगार देने के बारे में इस अधिनियम में लाया गया है। लोहरदगा सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कश्यप ने मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक का अचानक इंस्पेक्शन किया, जहां आयुष चिकित्सक और डॉक्टर आसिफ अनवर ड्यूटी से नदारद पाए गए। हैरानी की बात यह रही कि अटेंडेंस रजिस्टर में उनकी हाजिरी दर्ज थी। जांच में बार बार गैर हाजिरी और एडवांस अटेंडेंस का भी खुलासा हुआ। सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे मामले की इंक्वायरी जारी है और दोषी पाए जाने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जिले में हेल्थ सर्विस को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मैं आज यहाँ मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक में आया। मैंने इसका इंस्पेक्शन किया। यहाँ पर स्टाफ लोग सभी प्रेजेंट हैं, सिस्टर भी है और एलटी भी लैब टेक्नीशियन है। डॉक्टर साहब आए हुए थे, अभी कहीं बाहर निकले हैं, मुझसे भेंट नहीं हो पाई। मैं अगले बार देखता हूँ वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि कंप्लेन थोड़ा सा इनका मिला है मुझे कि ये रेगुलरली ड्यूटी नहीं आ पाते हैं या नहीं आते हैं, तो उसका मैं जांच कर रहा हूँ। आज मैं आया, आज तो नहीं मिले, बोले कि बगल में गए हुए हैं, उधर से आ जाएंगे। यहाँ पे दवा है, कुछ कमियां हैं दवाइयों में, कुछ दवा कम है, तो वो सब का व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। और मेरे पास आया हुआ है दवा, यहाँ सिस्टर को मैं बोल दिया हूँ कि वहाँ से जा कर के वो दवा ले लें। सर, पूर्व में कई बार बिल्डिंग को लेकर भी आवाज़ उठी है, क्या कार्रवाई हो रही है? हाँ, बिल्डिंग तो
काफ़ी पुराना है। इसे हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं, मेंटेनेंस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बरसात के दिन में चूता है, तो उसे हम लोग साफ सफाई ऊपर छत का करवाएंगे ताकि ना चू धनबाद के नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने स्पीड बढ़ा ली है और डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने पुराने परिसर का निरीक्षण कर लंबित व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा है कि ट्रेजरी ऑफिस को जल्द नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा, जहां मॉडर्न फैसिलिटीज, पार्किंग, सीटिंग और कैंटीन की सुविधाएं होंगी। इस दौरान एमटीसी का भी निरीक्षण किया गया है। डीसी एसएसपी ने जिलेवासियों को नव वर्ष की मुबारकबाद भी दी है और ठंड में सतर्क रहने की अपील की है। अभी जो हम लोग का नया कलेक्ट्रेट बना है उसमें कई ऑफिसेस अभी भी शिफ्ट होना बाकी है। ट्रेजरी ऑफिस हमारा पुराने ऑफिस में ही चल रहा है और जिसके वजह से ऑफिसर्स की ऑफिस यहाँ है, उनको निकासी करने वहाँ जाना पड़ता है। अलग से हम लोगों को फोर्स डिप्यूटेशन भी रखना पड़ता है, परमानेंट यहाँ के लिए अलग, वहाँ के लिए अलग। तो काफ़ी मैनेजमेंट इश्यूज थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रेजरी जल्द से जल्द वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। उसके लिए जो आवश्यक फर्नीचर्स है उसका आकलन हम लोग किए हैं और पहले जहाँ ट्रेजरी चल रहा था वहाँ जो सुविधाएं हैं वो सब तो रहे ही, उससे उत्कृष्ट सुविधा कैसे हम लोग आम लोगों को दे सकें। ये ट्रेजरी में कई लोग अपना पेंशन के लिए आते हैं, कई लोग अपना बिल निकालने आते हैं, तो आवागमन लोगों का लगा रहता है, तो उनको सुविधा पहले से बेहतर मिले उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जोहार, मैं प्रभात कुमार, एसएसपी धनबाद। सबसे पहले मैं आप सभी धनबाद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग इस नव वर्ष का जश्न अच्छे से हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाएं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, घरों से अन्यथा अगर जरूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकलें। अगर आप पिकनिक मनाने जाते हैं नदी, तालाब, डैम के किनारे, तो पानी में नहीं उतरें और बाहर जब पार्टी करके घर लौट रहे हैं तो एकदम शांति से घर जाएं, किसी प्रकार का कोई हुड़दंगई नहीं करें, कोई भी ऐसी नादानी नहीं करे जिससे आपका ये खुशी, आपका एक नादानी आपके पूरे परिवार को जीवन भर के लिए पछताने पर मजबूर कर दे। अपाकुर रेलवे स्टेशन परिसर में सहायक अभियंता राणा प्रताप यादव के क्वार्टर में 28 दिसंबर की रात हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी की 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई थी। आरोपियों से चोरी के औजार और 125 ग्राम चांदी के जेवर और 12,800 रुपए नगद बरामद हुए हैं। तलाश अभी भी जारी है। दिनांक 28 तारीख को रात्रि में रेलवे परिसर के पास से एक सहायक अभियंता है रेलवे के, उनके यहाँ रात्रि में चोरी। उसको कान की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया था और वो एसआईटी जो है लगातार आसूचना संग्रह कर रही थी। कल रात्रि में, कल 30 की रात्रि करीब मैम को, पुलिस मैम को, अधीक्षक मैम को ये गुप्त सूचना मिली कि हरडंगा बाजार में कुछ लोग, अब कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना है। तो उस पर वो एसआईटी तुरंत थाना प्रभारी बबलू कुमार जी के नेतृत्व में वहाँ पर गश्त की और वहाँ 3 व्यक्तियों को रेड हैंड पकड़ा गया और कुछ लोग भागने में सफल भी हो गए। तीनों व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उस कांड में शामिल हैं। लोहरदगा जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पंचायत कैलान के फुलवार गांव में फ्री लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुखिया सुकनी देवी और जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गर्मकुंड वाले प्राचीन स्थल को पर्यटन और तीर्थ स्थल घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही ग्रामीणों को मनरेगा, पेंशन, बाल विवाह, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन और लगभग 15,100 और सरकारी योजनाओं की लीगल जानकारी दी गई है। अब भवनाथपुर प्रखंड में मिशन हेल्पिंग हैंड के तहत पंचायत समिति सदस्य चंदन कुमार ठाकुर और उनके मित्रों ने ठंड को देखते हुए निजी सहयोग से विभिन्न पंचायतों में भ्रमण किया। इस दौरान 100 जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए और चंदन कुमार ठाकुर ने बताया कि मिशन का उद्देश्य सामाजिक सहयोग से जरूरतमंदों की मदद करना है।
धनबाद शहर के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित फूड फेस्ट में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। कुल 40 स्टॉलों में से 8 दुकान बिना वैध लाइसेंस के संचालित पाई गई। फूड इंस्पेक्टर राजा कुमार ने इन दुकानों और आयोजक को 7 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। बाकी बंद स्टॉलों की भी जांच जारी है। हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पर बहुत सारे जो स्टॉल्स हैं वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और इसी क्रम में हम यहाँ पर जांच के लिए आए हुए थे। तो मैंने पाया कि यहाँ पर जो बहुत सारे स्टॉल्स के पास जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनके पास बिना फूड लाइसेंस के ही ऑपरेट कर रहे हैं। फूड लाइसेंस का या रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी होता है फूड बिजनेस करने के लिए, तो इसीलिए उन लोग को नोटिस दिया गया है और हाइजीन वगैरह भी चेक किया गया है स्टॉल्स में, तो सेटिस्फैक्ट्री पाया गया है। और इसके अलावा जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स बिना फूड लाइसेंस के ऑपरेट कर रहे हैं उन सबको नोटिस दिया गया है। 7 दिन के अंदर फूड लाइसेंस लेंगे, अदरवाइज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्रवाई। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा डहरे टूसू पर्व धूमधाम से मनाया गया। सराय ढेला शिव मंदिर से सैकड़ों युवक युवतियां पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल मांदर की धुन पर नृत्य करते हुए सड़कों पर निकले और शोभा यात्रा रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जहां लोक गीत और नृत्य से झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर और शहरवासियों के समक्ष जीवंत हुई। आज हमारा टूसू का डहरे टूसू है, धनबाद में आयोजित किया है, जो बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा किया गया है, जो कि कहीं न कहीं हमारा झारखंड की संस्कृति मिट्टी के कगार पे आ गया था, लुप्त हो गया था। तो आज इस तरह से 4 वर्षों से मनाया जा रहा है डहरे टूसू, और डहरे करम भी मनाया जाता है, लेकिन आज डहरे टूसू है जो प्रकृति से रिलेटेड है। जो हम लोग धान का बीज देते हैं उस समय भी हम लोग 5 आटी करके एक नियम करते हैं, उस समय भी करते हैं। उसके बाद धान को जब काटते हैं तो हम लोग खलिहान में लाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दीनी माई, और दीनी माई को जब हम लोग घर लाते हैं उसको टूसू बोलते हैं। उस टूसू को हम लोग पूरे 30 दिन तक नया अलग अलग फूल देते हैं और गीत गाकर उसको थैंक यू बोलते हैं। धनबाद के गोविंदपुर से बलियापुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर जंगलपुर के पास एक भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ है। कोलकाता से माल लेकर आ रही पिकनिक वैन की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकनिक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 18 साल सदमन अंसारी भी शामिल है, जिनका पैर टूट गया है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सर क्या हुआ? गाड़ी इनकी जो है ना एक्सीडेंट कर गई। कौन सी गाड़ी? वो 407 है। कैसे एक्सीडेंट? बड़ी। मैं तो साथ में नहीं था, ये बच्चे थे, इन्हें होश नहीं है। कितने लोग? 3 थे। क्या स्थिति है? दोनों की स्थिति ठीक है। एक स्थिति क्या है? मतलब 2 की स्थिति ज़्यादा खराब है, 1 की। क्या नाम है तीनों का? तीनों का नाम, उनका दोनों का नाम मेरे को मालूम नहीं है। मेरा भतीजा जो है साधवान नाम है। कहाँ के रहने वाले? नीलसा के। और ये 2 साथ? ये कलकत्ता के हैं दोनों। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? गाड़ी वहाँ से चली थी, ये माल लेके निकलते हैं। कहाँ से? कलकत्ता से। ये जा रहे थे बरगियो मोड़। कौन मोड़? बरगियो मोड़ है ना, ये कहाँ पर? ये गोविंदपुर का इधर से जो रास्ता गया वो बरगियो मोड़ है। क्या चीज़ सामान था? केक वगैरह, बिस्किट। एक्सीडेंट कैसे, गाड़ी कैसे की कुछ पता चला? नहीं पता, मेरे को नहीं चल पाया, मैं तो था नहीं ना गाड़ी में ये बच्चे थे 3। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के पीपलकोटे इलाके में THDC हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में 2 लोको ट्रेन में आपस में टकराने पर कहा कि कल रात ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। 50 से 60 लोग घायल हुए हैं। मेरी सुबह ही वहां से जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बातचीत हुई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। भगवान से सभी के लिए जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। हादसे पे भी आपने चिंता जाहिर की, दिशा निर्देश भी दिए हैं, किस तरह से पूरा जांच होगा? देखिए, कल रात को वहाँ पर पंड क्षेत्र के पीपलकोटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर THDC का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है।
सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी। और राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग की आपात ऑनलाइन समीक्षा बैठक विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सचिव उमा शंकर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह सहित राज्य के सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य में अब तक 33% धान की खरीदारी पूरी हो चुकी है, जबकि अब तक कुल 81 करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है। इरफान मंत्री ने समीक्षा के क्रम में रामगढ़, गढ़वा और पलामू जिलों के प्रदर्शन को सबसे खराब बताया और इन जिलों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। विशेष रूप से पलामू जिले के डीएसओ के बैठक में अनुपस्थित रहने पर मंत्री इरफान अंसारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। मंत्री ने सभी जिलों को धान खरीद में तेजी लाने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। आज राज्य के सभी जिलों के साथ मेरी वार्ता हुई और इस अहम बैठक में हमारे साथ हमारे विभाग की जो सेक्रेटरी हैं उमा शंकर जी, हमारे जो एमडी हैं सत्येंद्र नारायण सिंह जी और राज्य के जिले के सभी डीएसओ के साथ मेरी बैठक हुई है। और मैंने कहा कि देखिए, किसानों का धान हमें लेना है और किसान धान देना चाहता है, बिचौलिया हावी ना हो, इसको लेकर मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और साल का अंतिम दिन चल रहा है और हम इसलिए आज काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक को हमने इसलिए यहाँ पे आउट किया कि हम जानना चाहते थे कि अब तक जो है हमारे विभाग ने कितना धन क्रय किया है और कितना भुगतान हुआ है। तो अच्छी खबर है, पूरे राज्य के तमाम किसान भाइयों के लिए भी खुशखबरी है कि 33% सोचिए 33% क्रय अब तक हो चुका है मात्र 15 दिनों में। तो ये आप सोचिए 68.57 लाख मतलब 68 करोड़ 67 लाख रुपीज़ हम लोग दे चुके हैं। और थोड़ा वीक है हमारा गढ़वा, पलामू और रामगढ़। हमने कहा कि तेजी लाओ, तो लगातार रामगढ़ की जो डीएसओ लगी हुई है वहाँ